Assalamu alaikum. We are discussing some questions on momentum. This is our new topics, questions on new topics class. Momentum के मैंने ऊपर formulas लिखे हैं, impulse के लिखे हैं. सबसे पहले ये formulas जो हैं, इनको copy कर लो ताकि इसकी revision हो जाए. मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है, इंपल्स का लिखा है, फोर्स का लिखा है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg एक्सेलरेट्स फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 2 to a velocity of 10 in the same direction. What is the impulse provided to cause this acceleration? तो अब आप क्वेश्चन पढ़ लो.
अब देखो ये वाली वर्किंग देखो, ये वाली वर्किंग देखो, और फिर हमने इसमें आंसर जो मार्क किया, जो हमें आंसर मिल रहा है वो है बी। मोमेंटम इज अ न्यू टॉपिक, और ये इस साल पेपर में आया है। A gas molecule strikes the wall of a container, the molecule rebounds with the same speed. जो मॉलिक्यूल है वो रिबाउंड करता है, मतलब वापस आता है। A gas molecule strike the wall of a container, the molecule rebounds with the same speed. What happens to the kinetic energy? What happened to the momentum of the molecule? देखो जब ये रिबाउंड होगा तो अगर वो उसी विद द सेम स्पीड, अगर उसकी स्पीड वही है तो काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बदलेगी। लेकिन जब कोई चीज रिबाउंड करती है तो अगर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी प्लस वी है तो आते वक्त माइनस वी हो जाएगी। इस तरह इंपल्स निकलेगा। अब जो मोमेंटम है रिटर्न के बाद, अब हमें देखो इंपल्स जो है वो डबल हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम जो है वो वेक्टर है, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। तो रिबाउंड से मोमेंटम तो बदल गया, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक स्केलर है, तो वो तो सेम रह जाएगा क्योंकि उसमें तो वेक्टर की नेचर नहीं है ना। लेकिन जो मोमेंटम है ये वेक्टर होता है, इसमें प्लस माइनस से फर्क पड़ता है। Which quantity is measured in Newton second? अब वो न्यूटन सेकंड मैंने बताया था कि वो इम्पल्स का यूनिट होता है। देखो मोमेंट का मोमेंट तो न्यूटन मीटर होता है ना, और पावर होता है वॉट, और वॉट का मतलब होता है
अब देखें फॉर्मूला सामने रखें, अब वो कहता है द फिगर शोज अ डमी ऑफ मास 70 kg यूज्ड इन अ क्रैश टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट द सेफ्टी ऑफ अ न्यू कार. The car approaches a solid barrier at 20 and crashes into the barrier and stops suddenly. Calculate the momentum of the dummy immediately after the crash. मोमेंटम की दो यूनिट्स होते हैं. मोमेंटम के दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है केजी ms -1 और दूसरा होता है न्यूटन पर सेकंड. दोनों इक्विवेलेंट हैं. डिटरमाइन द इंपल्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द डमी टू ब्रिंग इट टू रेस्ट. अब जाहिर है मोमेंटम तो कंजर्व होता है. तो आप एग्जामिनर को बताओगे कि देखो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो जो वो जो दूसरा इंपल्स है वो भी उतना ही होगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना होता है ना. In the crash test, the passenger compartment comes to rest in 0.20 second. Calculate the deceleration of the passenger cabin. ये एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला है. चूंकि वो कह रहे हैं कम्स टू रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब आखिर में आके रुक जाएगा. शुरू में स्पीड थी 20, तो आप क्या लिखोगे 20 -0 अपॉन द सीट बेल्ट एंड एयर बैग ब्रिंग द डमी टू रेस्ट. ये मोमेंटम का क्वेश्चन है, मोमेंटम का ट्रायल क्वेश्चन है. The seat belt and airbag bring the dummy to rest so that it does not hit the windscreen. The dummy has an average deceleration of 80 meter per second square. Calculate the average resultant force applied to the dummy of mass 70 kg. अब इसको रखकर रिजल्टेंट फोर्स निकालो.
हाँ बिल्कुल सही, 5600 आ रहा है। The deceleration of the dummy is less than the deceleration of the passenger compartment. Why this is of benefit for the safety of a passenger? The deceleration of the dummy का deceleration है 80, गाड़ी का है 100, तो उसमें फायदा क्या है? तो इसका मतलब है कि गाड़ी और दोनों का डिसेलरेशन बराबर नहीं है, तो इससे फायदा होगा क्योंकि पैसेंजर जो है पैसेंजर की इंजरी कम होगी, नुकसान कम होगा, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट पर उसको हिट लगेगी वो कम होगी रिलेटिव टू। तो उसको आप कह सकते हो कि उसको थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जो पैसेंजर है इसके अंदर, डमी पैसेंजर है ये वाला, ये टॉपिक है मोमेंटम। तो ये डमी पैसेंजर है, अगर हम दोनों का देखें तो जो डिसेलरेशन है वो कम है। तो आप जैसे सीट बेल्ट लगाएं तो ये एडवांटेज होता है कि सीट बेल्ट में वो इनर्शिया का झटका कम आता है, क्योंकि आपको वो रोकता है ना, इसलिए आपको इसमें एडवांटेज होगा। द डिसेलरेशन ऑफ द डमी is less than the deceleration of the passenger. तो आप उसको बताओगे कि passenger will be less injured because it will be supported. देखो, the figure shows a hammer being used to drive a nail into a piece of wood. The mass of the hammer head is 0.15 kg. The speed of the hammer head when it hits the nail is 8. The time for which the hammer head is in contact with the nail is this. ये contact का जो मामला है ना, ये important है। Calculate the change in momentum of the hammer head. Change in momentum का मतलब होता है impulse. इसकी कैलकुलेशन करो। 1.2 सही। स्टेट द इम्पल्स गिवन टू द नेल। अब जाहिर सी बात है कि ये चूंकि कलीजन में मोमेंटम कंजर्व होता है ना, उसका भी ये होगा, ऑपोजिट हो सकता है लेकिन अमाउंट में सेम होगा। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स बिटवीन द हैमर एंड द नेल। फोर्स का फॉर्मूला इस नए टॉपिक में है इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स निकल चुका है 1.2 अपॉन टाइम दिया हुआ 0.0015।
800, हाँ सही है। The engine of an unpowered toy train is rolling at a constant speed on a level track. स्लोप नहीं है। As shown in the figure, the engine collides with a stationary toy track and joins with it. दोनों आपस में collide करके combine हो जाते हैं। Before the collision, the toy engine is traveling at 0.32. The mass of the engine is 0.5. एक स्टेशनरी ट्रक है, उससे हिट करेगा। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द टॉय इंजन बिफोर द कलीजन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला में वैल्यूज डालें और कैलकुलेट करके दें। .16 सही है। The mass of the truck is 0.30 kg. Use the principle of conservation of momentum. Calculate the speed of the joined engine and truck immediately after the collision. जब दो चीजें ज्वाइन कर जाती हैं तो उसको कहते हैं कोलेसिस। ज्वाइन टुगेदर का केस है आफ्टर द कोलिजन, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके एक ही इक्वेशन बना दी है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रक है उसका मास है 0.30, लेकिन शुरू में ट्रक जो है ना रुका हुआ है। शुरू में जो ट्रक है वो रुका हुआ है और उसकी वेलोसिटी ज़ाहिर है 0 होगी। तो ये जो है जो मूव कर रहा है इसकी कैलकुलेशन दोबारा दिखा देते हैं। इवन दो कि इसके बगैर भी काम चलेगा, लेकिन वर्किंग दिखाना अच्छी बात है ताकि वो एक कॉन्सेप्ट बन जाए। ये वाली वर्किंग शेयर करो और सॉल्व करके दो।
सही है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। चलें, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। द फिगर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ कार। मोमेंटम पर है नहीं, ये मोमेंटम का ये मोमेंटम का केस नहीं लग रहा। ये तो किसी और टॉपिक पे लग रहा। ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए और हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए जो कि मोमेंटम पर थे, और हमारा इसमें सिंपल सा अप्रोच ये है कि इस तरह के क्वेश्चन से आप बेसिक जो नए टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। हम अब जो टॉपिक मैंने आज दूसरा जो टॉपिक पोस्ट किया था ग्रुप पे, वो था डाइफ्रैक्शन का। डाइफ्रैक्शन भी हमारे सिलेबस में अब आया है, और मैंने डाइफ्रैक्शन के कुछ नोट्स ग्रुप पे डाले थे, और मैंने बताया आपको, नॉर्मली क्लास में बताया था कि जब वेव्स एक नैरो मीडियम से गुजरती हैं, जब वेव एक नैरो मीडियम से गुजरती हैं तो वो उसके कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती हैं। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन का जो टॉपिक है ये बेसिकली नया टॉपिक है, और इसमें वेव्स जब एक नैरो बैंड से गुजरती हैं, नैरो स्लिट से गुजरती हैं, तो उसके किनारे पर बेंड करती हैं। दिस बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन।
अब इसमें से हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं वो जीसीएससी वाले यूनिट से हैं, क्योंकि वहां डिफ्रैक्शन का टॉपिक पहले से है. A water wave in a shallow tank passes through a gap in a barrier. A water wave in a shallow tank passes through a gap in a barrier. ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जब वेव इससे गुजरती है तो वेव इसके कॉर्नर्स पे, एजेस पे ना ऐसे बेंड करती हैं. इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन. What happens to the speed and what happens to the wavelength of the wave as it passes through the gap? मैंने आपको नोट्स में समझाया था कि इनका जो वेवलेंथ होता है, इनका जो वेवलेंथ होता है वो सेम रहता है. वेवलेंथ नेवर चेंजेस. ना वेवलेंथ बदलता है ना फ्रीक्वेंसी बदलती है. अब अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ना बदलें तो देखो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. नहीं, दोनों मैंने बताया ना कि मैंने देखो अभी सामने नोट्स भी लिखे हैं, तो इन नोट्स को देखो. तो जो वेवलेंथ है वो नहीं बदलेगा, ना वेवलेंथ बदलेगा ना फ्रीक्वेंसी बदलेगी. जब ये तीनों चीजें नहीं बदलेंगी तो स्पीड नहीं बदलेगी. विच इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ. अच्छा, ये तो अभी इस टॉपिक पे नहीं है, अभी हम सिलेक्टेड टॉपिक कर रहे हैं. चले ये वाला क्वेश्चन पढ़ें और उसको ट्राई करें.
The wave reaches point A. What is the name of the effect that causes the wave to reach point P? ये जब वेव इससे गुजरेगी तो ऐसे बेंड करेगी. ये जो बेंडिंग है इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन. चले क्वेश्चन नंबर 17. आप जरा 17 पढ़े. What is the name of this curving effect and how can the gap be changed so that the wave fronts do not reach the boat? देखो जितना नैरो गैप होता है, मैंने आज क्लास मैंने ग्रुप पे इसके नोट्स डाले हैं. जितना नैरो गैप होता है उसमें बेंडिंग उतना ज्यादा होती है. आंसर या तो ए है या बी है. डाइफ्रैक्शन तो है. आप चाहते हैं कि बोट तक सिग्नल ना पहुंचे तो फिर आपको चाहिए कि बेंडिंग कम करवाएं. आपको चाहिए कि उसकी उसका साइज है वो चेंज करना पड़ेगा. अगर आप गैप को जितना गैप को बड़ा करते जाएंगे ना बेंडिंग खत्म होती जाएगी. अगर आप गैप को काफी बड़ा कर दें तो वेव मुड़ेंगी नहीं. मुड़ेंगी. अभी जो ये बोर्ड तक पहुंच रही हैं ये पहुंच क्यों रही है? क्योंकि बेंडिंग हो रही है. आप बेंडिंग को कम कर दें इसलिए आपको ऑप्शन लेना होगा ए. ए ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि ए की वजह अगर आप ए वाला ऑप्शन लेंगे ना तो देखिए मैं एरो बना रहा हूं. ये वेव बेसिकली यहां पहुंच क्यों रही है? क्योंकि वो बेंडिंग हो रही है. A small boat in a harbor is protected from waves on the sea by harbor waves. ये समंदर की वेव्स हिट कर रही हैं उसमें छोटा सा एक स्लिट है. अब वो कह रहे हैं some waves can curve around the harbor wall and reach the boat. अब वो कह रहे हैं इसका कर्व. ये जो कर्विंग होती है बेंडिंग होती है यही डाइफ्रैक्शन की डेफिनेशन है. तो अब आप इस लफ्ज को पढ़ो और बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है. हाँ, ए इज द राइट आंसर क्योंकि ये जो बेंडिंग है ना ये होती ही डाइफ्रैक्शन है.
चलें अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ें 27 जो है। इसमें हाँ अब देखो आप पे व्हाट हैपेंस टू द वेव एज इट पासेस टू द गैप एंड व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर पासिंग। जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। पेपर में अगर ये कभी बनाना पड़े तो ये प्रॉपर कंपास से बनाना होता है, यानी बड़ी अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए। ये डाइफ्रैक्शन है। ये वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं और इसको रिपीट मिला है। ये वाला कर लेते हैं 34, ये वाला क्वेश्चन 34 करें। The wave spread out on the far side of the barrier। अब ज़ाहिर है ये प्रॉपर्टी जो नजर आ रही है ये डाइफ्रैक्शन है। चलें अब वेव passes along the surface of the water in a ripple tank। Describe the motion of a molecule on the surface as the wave passes। जब वेव किसी पॉइंट से गुजरती है, जैसे ये वेव गुजर रही हो, तो अगर यहाँ कोई पार्टिकल है तो वो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। The figure shows a view from above of water waves approaching a narrow gap in a barrier। The water on both sides of the barrier has the same depth। Sketch the pattern of waves in the region to the right of the barrier। आपको पेपर में ना कंपास लेनी होगी
और ये ख्याल रखना होगा कि वेवलेंथ ना बदल जाए, बिल्कुल एक्यूरेट बनाना होगा। जितना लेफ्ट साइड पर है, जो वेवलेंथ जो है वो लेफ्ट साइड पर है, वही वेवलेंथ जो है वो राइट साइड पर होना चाहिए। वेवलेंथ सेम रहना चाहिए। स्टेट द प्रोसेस बाय विच वेव्स आर राइट। आप एग्जामिनर को बताओगे कि ये डाइफ्रैक्शन है। द वेव अप्रोचिंग द बैरियर हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.4 centimeter and travel at a speed of this. एट 8.57। The figure shows the surface of water in a tank. Straight wave fronts are produced at the left hand of the tank and travel towards a gap in a barrier. Curved wave fronts travel away from the gap. Name the process that causes the wave front to spread out. ये process diffraction है. Suggest a cause of the reduced spacing of the wavefront to the right of the barrier. ये पॉसिबल है कि वहां डेप्थ बदल गई हो। बाय नेचर जो डाइफ्रैक्शन होती है, बाय नेचर जो डाइफ्रैक्शन होती है उसमें वेवलेंथ नहीं बदलता। हाँ, अगर पानी की डेप्थ बदल जाए, डीप वाटर और शैलो वाटर वाली फिक्स आ जाए तो हो सकता है।
अगर हम इसको नैरो कर देना तो जितना नैरो गैप होता है वेव उतना ज्यादा मुड़ती है। तो आप एग्जामिनर को बताओगे पार्ट 3 में कि बेंडिंग वुड बी ग्रेटर। द फिगर शोज अ वेव ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। Explain why the wave shown is described as a transverse, because oscillations are perpendicular oscillation is perpendicular to the wave. A sound wave traveling in air approaches a solid barrier with a gap in the middle. Figure 6.1 represents the compression and rarefactions of the sound wave. The compressions are labeled A, B, and C. State how a compression differs from a rarefaction. Compression is a region of high pressure and rarefaction is a region of लो प्रेशर। कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है और रेयरफैक्शन में प्रेशर कम होता है। कह रहे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 850। ये वाली कैलकुलेशन करके दे। The time that elapses before compression A reaches the barrier. compression A जो है वो अगर मैं लेता हूं तो यहां तक है वेवलेंथ। इस तरह देखें ना, ए का ये पूरा वेवलेंथ है, तो एक और वेवलेंथ भी आएगा इसके अंदर, यानी दो एक और वेवलेंथ जितनी स्पेस आएगी। और उसके बाद जो स्पेस है ये वाली वो λ/2 है। अब जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा प्लस लैम्डा। जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस λ/2। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो 5 λ/2। देखो ये वाली वर्किंग,
2.94 10⁻³ इसको डेसिमल में ही कर दो फिर। Draw the shape and position of compression B and C as compression A reaches the barrier. जब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला जो ये अंदर जा चुका होगा, पेपर में ये आपको प्रॉपर कंपास से बनाना होगा। Sound wave can also travel in water. State how the speed of sound in water compare with the speed of sound in air. स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो साउंड जो है ना वो पानी में तेज ट्रेवल करता है, फास्टर ट्रेवल करता है। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। हमने आज जो क्वेश्चंस किए वी डिड क्वेश्चंस ऑन डाइफ्रैक्शन एंड मोमेंटम। ये दोनों नए टॉपिक्स हैं और जब आप पास पेपर करें तो आपको जाहिर है ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स तो अभी नहीं मिलेंगे ना, तो आपको जो मैंने क्वेश्चंस अलग से करवाए हैं उनको खास तौर पे फोकस करें और उन पे काम करें। आज की क्लास यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।